Assalamu alaikum second year bio students. I hope all of you are doing great and welcome to lecture number 8 of chapter 15, and today we're going to be learning about kidney problems and cures. So after getting to know all about kidneys, their structure and their function in detail, now we're going to talk about some common problems that we see in kidneys and how we cure these problems or disorders or diseases. So in kidneys problems सबसे पहले जो हमें देखने में मिलता है इट्स किडनी स्टोन्स, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज पे गुर्दे की पत्थरी कहते हैं। और ये किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे मिल जाते हैं हमें। फॉर एग्जांपल मेड्यूला के रीजन में भी हो सकते हैं, कॉर्टेक्स के रीजन में भी हो सकते हैं, पिरामिड्स में हो सकते हैं या पेल्विस में हो सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी ये होते हैं, ये जो फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम है, जो यूरिन प्रोडक्शन का काम है, उसके अंदर एक हिंड्रेंस बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। एंड बाय कॉजिंग दिस हिंड्रेंस एंड रेजिस्टेंस दे लीड टू मैनी इन्फेक्शंस एज वेल। इनकी वजह से और बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सो किडनीज़ की बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं। दीज आर केमिकल इन नेचर, यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है स्टोन्स की, और वो हमें नॉर्मली दो तरह के स्टोन्स नज़र आ जाते हैं। एक स्टोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम की वजह से बनते हैं, कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से बनते हैं। एक डिज़ीज़, मेटाबॉलिक डिज़ीज़ जिसका नाम है हाइपरकैल्सीमिया, नाम से पता चल रहा है इन दिस डिज़ीज़ देयर विल बी abundance of calcium in the blood। जब ये abundance of calcium blood में हो जाती है तो it causes crystallization of calcium। तो जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर प्रेजेंट, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो सॉलिडिफाई होकर स्टोन्स बना देती है। जब ये ब्लड जिसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया था जिस पर्सन को, उसका ब्लड जब फिल्टर होकर किडनी तक पहुंचता है, किडनी के अंदर उसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा जो लेवल है, अमाउंट है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करता है। सेकंड फॉर्म जो हमारे पास स्टोन्स की नज़र आती है, दैट इज़ ड्यू टू हाइपर ऑक्सिलेरिया। सेकंड जो स्टोन्स की कंडीशन होती है वो है हाइपर ऑक्सिलेरिया। सो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम की जगह ऑक्जिलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्जिलेट्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला ये होता है C2O4। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्जिलेट्स। जब इनकी कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो हमें जो कंडीशन फेस करनी पड़ती है, इट्स कॉल्ड हाइपर ऑक्सिलेरिया। और इस केस में जब ऑक्सिलेट ज़्यादा होते हैं ब्लड के अंदर तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड होते हैं तो दे मेक अ कंपाउंड विच इज़ कैल्शियम ऑक्सिलेट के कंपाउंड्स। कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बनते हैं और इन टर्न ये हमारे किडनी में स्टोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमें नज़र आते हैं। ऑक्सिलेट्स के बारे में आपको आगे बताया गया है कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं। ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटोज़ में मिलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में स्पिनच जो है इट्स वेरी हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिलेट्स एज वेल एज कैल्शियम। तो जब इस तरह की फूड को बहुत ज़्यादा इनटेक किया जाता है तो उनकी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि किडनी के जो डिफरेंट स्टोन्स हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाले स्टोन्स जो हैं, उनकी अकरेंस कितने परसेंट होती है। सो कैल्शियम ऑक्सिलेट जिसके बारे में हमने अभी देखा, जो कि एक स्टोन्स की फॉर्म है किडनी के अंदर, उनकी अकरेंस इज़ 70% ऑफ ऑल स्टोन्स। जितने भी स्टोन्स हमें किडनी में नज़र आते हैं उनमें से 70% जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स भी होते हैं, किडनी में नज़र आते हैं, और यूरिक एसिड भी समटाइम्स क्रिस्टल या सोलिडिफाई होकर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो जो कैल्शियम फॉस्फेट है उनकी परसेंटेज है 15 और जो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं उनकी परसेंटेज होती है 10। सो दीज आर द बेसिक
कंपोजिशंस ऑफ किडनी स्टोन्स और उनकी अबंडेंस कितनी है, उनकी अकरेंस कितनी है, ये भी आपको पता चल गया. यू मस्ट रिमेंबर दीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस. अगर किडनी स्टोन्स को विजुलाइज करके देखा जाए तो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. यू कैन सी किडनी स्टोन्स इन द पेल्विक एरिया ऑफ द किडनी, और इसके अंदर आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जो यूरेटर एक्सटेंड आउट हो रहा है इस किडनी के अंदर से, वहाँ पे भी एक स्टोन प्रेजेंट है. सो डेफिनेटली ये स्टोन जो है यहाँ से यूरिन के पास आउट होने में हिंड्रेंस कॉज करेगा, और उसकी वजह से इस एरिया में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और सीरियस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. किडनी स्टोन्स का हमें पता चल गया कि वो क्या होते हैं और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है. अब उन स्टोन्स की का क्योर क्या है, उसमें एक क्योर हमारे पास आ जाता है लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी सर्जरी है जिसके थ्रू किडनी के स्टोन्स बॉडी के बाहर से ही ख़त्म कर दिए जाते हैं. दिस इज़ द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती. इंस्टेड होता क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है ऐसी वेव्स जो कि बॉडी के बाहर से इंड्यूस की जा रही होती हैं. सो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जो होती हैं वो किडनी से उनको हिट किया जाता है, और जो वो किडनी को हिट करती हैं तो जो अंदर स्टोन्स होते हैं वो ब्रेकअप होके सैंड लाइक फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और जो वो सैंड लाइक फॉर्मेशन में आते हैं तो वो थ्रू यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाते हैं. ये जो टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, यूरेटर एंड गॉल ब्लैडर. जहाँ पे भी पॉसिबली स्टोन्स नज़र आते हैं उन सब जगहों पर लिथोट्रिप्सी के थ्रू नॉन सर्जिकल वे में स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है. हाई कंसंट्रेशन और ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स हैं ये किस तरह की होती हैं, या तो ये एक्सरे हो सकती हैं या फिर अल्ट्रासाउंड रेज हो सकती हैं. सो ये जो हाई कंसंट्रेशन इन रेज की जब किडनी से को हिट किया जाता है, जब इनकी रेज से, तो जो स्टोन्स हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव रीनल फेलियर. नाम से पता चल रहा है रीनल टर्म जो है वो किडनी के लिए यूज़ होती है, और रीनल फेलियर का मतलब हुआ कि अगर किडनी का काम करना या किडनी का फंक्शन कम्प्लीटली फेल हो जाए या ख़त्म हो जाए. और ये क्यों हो सकता है, रीनल फेलियर का कॉज क्या हो सकता है? मैनी फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर, यानी कि या तो कोई पैथोजन के अटैक की वजह से हमारा किडनी काम करना छोड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे किडनी को डैमेज कर देते हैं कि वो अपना प्रॉपर काम करना छोड़ देता है. और स्पेसिफिकली जो किडनी का रीजन स्पेसिफिकली हिट होता है दैट इज़ द ग्लोमेरुलर पार्ट. और हमें पता है कि ग्लोमेरुलर पार्ट जो है उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है. दिस इज़ एक्चुअली द रीजन वेयर ऑल ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ गोइंग टू बी फिल्टर्ड इनटू आवर किडनी. सो इफ दिस एरिया इज़ डैमेज, डेफिनेटली आवर किडनी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. And when the renal failure occurs, what happens is कि हमारा जो ब्लड होता है उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो जितने भी वेस्टफुल मटेरियल हैं उनकी ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. जब ब्लड में उनका लेवल ज़्यादा होगा, सच एज़ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, और हमें पता है कि ये टॉक्सिक होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर ब्लड में रह जाएं तो जब इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, दे लीड टू अदर डिजीज़, सीरियस डिजीज़ सच एज़ ब्लड प्रेशर एंड anemia. Now let's take a look at a cure or alternative for kidney failure. If a person has kidneys that are not functioning at all, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे जो कि टॉक्सिक होते हैं उसके लिए. सो उसके ब्लड को बॉडी के बाहर क्लीन करना पड़ेगा या आर्टिफिशियल तरीक़ों से क्लीन करना पड़ेगा. तो इस ब्लड को क्लीन करने के दो तरीके होते हैं. या तो ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू पास किया जाता है, बॉडी के बाहर कोई ऐसी मशीन होगी जिसके अंदर से ब्लड को पास किया जाएगा और वो साफ़ हो जाएगा, या फिर एब्डोमेन के अंदर ही एक ऐसी स्पेस बना दी जाएगी जिसके अंदर ब्लड को क्लीन किया जा सके या फ़िल्टर किया जा सके. सो इस तरह से डायलिसिस की दो टाइप्स बनती हैं. हमारे पास है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस.
हीमोडायलिसिस वो टाइप है डायलिसिस की जिसमें कि ब्लड को बॉडी के बाहर एक मशीन में डाला जाता है जिसको नाम दिया जाता है डायलाइज़र का. सो द मशीन दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जिसको दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी का भी दिया जाता है, दैट इज़ यूज्ड टू क्लीन द ब्लड. सो हीमोडायलिसिस का मीनिंग ही जो है वो है क्लीनिंग ऑफ ब्लड. सो व्हाट हैपन्स इन दिस केस इज़ दैट अ डायलाइज़र इज़ अ कंपार्टमेंट. एक कंपार्टमेंट होता है जिसके दो हिस्से होते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन साइड takes in blood and the other side is filled with dialysis fluid. डायलिसिस फ्लूइड दूसरी साइड में डाला जाता है और ये जो दोनों साइड्स होती हैं ये दरमियान में एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होती हैं. सो इट्स लाइक अ कंपार्टमेंट लाइक दिस एंड दे हैव अ थिन मेम्ब्रेन इन देम. ऑन वन साइड देयर इज़ ब्लड एंड ऑन द अदर साइड देयर विल बी डायलिसिस फ्लूइड. और फिर होता क्या है कि बॉडी के अंदर से ब्लड को ट्रैवल करके इस मशीन के अंदर डाला जाता है थ्रू अ ट्यूब. और जब वो इस डायलाइज़र के अंदर पहुंचता है ब्लड, तो दूसरी साइड पर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है वो उस ब्लड के अंदर से डिफरेंट जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं उनको इस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब करके अपने अंदर डाल लेता है. और जो ब्लड है वो क्लीन होते हुए, जो क्लीन होता जाता है ब्लड, वो दूसरी साइड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ अ डायलाइज़र वर्क. सो इन दिस एनिमेशन यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस हैपनिंग. इस केस में एक ट्यूब के थ्रू ब्लड इज़ एंटरिंग इनटू अ डायलाइज़र जिसके अंदर एक सोल्यूशन है और जो ब्लड है वो उसके अंदर से जितने भी वेस्ट और एक्स्ट्रा मटेरियल है वो फिल्टर होके बाहर निकलता जा रहा है एंड द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्निंग इनटू द बॉडी थ्रू अ सेपरेट ट्यूब. नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है डायलिसिस की, दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस. और इस केस में क्या होता है, देयर इज़ अ कैविटी इनसाइड द एब्डोमेन. एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी होती है विच इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी एंड इट इज़ सराउंडेड बाय और लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम. सो ये कैविटी एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है एंड दिस कैविटी इज़ फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड. And whenever the surrounding blood that is circulating the body is needed to be filtered, तो वो ब्लड के अंदर से जितना भी एक्सेस मटेरियल होता है, एक्सेस वाटर या वेस्ट होते हैं, वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर दिस पेरिटोनियम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और जब वेस्ट मटेरियल पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको एक ट्यूब के थ्रू या एक कैथीटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ नीडेड टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे. बिल्कुल उस तरह जिसका किडनी कॉन्टीन्यूसली काम करता है, इस प्रोसेस को भी कॉन्टीन्यूसली रिपीट करना पड़ता है एक दिन के अंदर. Now here you can see an animation of peritoneal dialysis and how it works. This right here is the peritoneal cavity और इसके सराउंडिंग में जो रेड लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, this is peritoneum. पेरिटोनियम वो मेम्ब्रेन है जो कि पेरिटोनियल कैविटी की सराउंडिंग में है. इस कैविटी के अंदर बाहर से डायलिसेट डाला जाता है या डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, सोल्यूशन डाला जाता है. जब वो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और जो सराउंडिंग में ब्लड होता है वो फ़िल्टर होके वेस्ट को इसके अंदर एंटर कर देता है, इसके अंदर एब्जॉर्ब कर देता है. जब इस कैविटी के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको एक कैथीटर के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल के इकट्ठा कर लिया जाता है. राइट हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ अ डायलाइज़र. एक डायलाइज़र मशीन कैसी होती है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. यू कैन सी ब्लड एंटरिंग पाथवे एंड ब्लड एग्जिट पाथवे एज वेल एंड ऑल्सो देयर इज़ द ट्यूब दैट मूव्स dialysis fluid into the dialyzer as well. One thing to remember is that dialyzer is or dialysis is not a permanent cure for kidney failure. Kidney failure का permanent cure नहीं हो सकता ये. Instead this can be done until there is a kidney transplantation. मतलब कि किडनी जब तक के न्यू बॉडी में नहीं लगाया जाता तब तक डायलिसिस का अमल करके किडनी का फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है. So as I said, dialysis is not a permanent cure for kidney failure. Instead, kidney needs to be transplanted or a new kidney needs to be placed inside the body
इफ़ अ किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी कि किडनी अगर मुकम्मल काम करना छोड़ दे, जिसको हम नाम देते हैं यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का, इन विच द किडनी स्टॉप्स वर्किंग एट ऑल, तो उस केस में फिर टेम्परेरीली डायलिसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट आफ्टर दैट किसी भी सूटेबल या मैचिंग डोनर से किडनी को बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली permanent treatment for kidney failure. Right here, as always, I have mentioned some important short questions. These are the questions that have been previously asked in the past papers as well. Also, this entire topic can be asked as a long question as well, as it has been in a past paper of 2016. So you must prepare it accordingly, and I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.